अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। गुड इवनिंग हमारे क्लास 9 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में शब्द भेद। आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे कि यह क्या होता है, कितने प्रकार की होती है। आज हम इन सभी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये प्यारे बच्चों आपकी ग्रामर की 7वीं क्लासेस की पहले 6 क्लास ग्रामर की चल चुकी है, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस करा चुके हैं और आपका पार्ट ऑफ सेंटेंस करा चुके हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पोर्शन पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। तो यदि आपने पिछली क्लासों को नहीं देखे हुए हैं, आपका छोटा हो, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 9 10। अगर आप क्लास 10th में है तो आपकी प्लेलिस्ट बनी होगी यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। और इसी तरह से 9th की भी प्लेलिस्ट बनी है, तो आप अपनी प्लेलिस्ट में जा करके उसमें देखेंगे सारी क्लासें होंगी। तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यार बच्चों हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं कि आज की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं। और टॉपिक से कनेक्ट होने से पहले एक ही बात कहेंगे, यदि आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्लास 9 10 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करिए प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो हम लोग चलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पहले देखते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, फिर इसके जो है भेद के बारे में चलेंगे, मीन्स इसके प्रकार के या काइंड्स के बारे में चलेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए हमने डेफिनेशन लिखे हुए हैं। डेफिनेशन क्या लिखे हुए हैं? प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द का कार्य अलग अलग होता है। जैसे कोई भी एक वाक्य लिखा गया है तो उसमें जो शब्द है सभी शब्दों के अलग अलग कार्य होते हैं। इस कार्य के अनुसार शब्दों को 8 भागों में विभक्त किया गया है। किसे बांटा गया है? शब्दों को 8 भागों में विभक्त किया गया है। मीन्स कोई भी अगर सेंटेंस है तो उसमें अलग अलग प्रकार के शब्द होंगे। मीन्स जो है सब्जेक्ट होगा, उसमें ऑब्जेक्ट होगा, मीन्स जो है सब्जेक्ट मीन्स नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है या फिर वर्ब हो सकती है। मीन्स ये सारी जो कैटेगरी उनकी होती है, जो अलग अलग शब्द होते हैं, तो उन्हें कितने भागों में बांटा जा सकता है, उन शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 8 भागों में विभक्त किया गया है। विभक्त किया गया है जिन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। और यही आपके 8 भाग क्या कहलाते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। कुल मिलाकर के कोई भी एक, अब ऐसे जो है इसकी मीनिंग समझने की कोशिश करिए। पार्ट ऑफ स्पीच, स्पीच मीन्स होता है कोई सेंटेंस होना, स्पीच मीन्स होता है सेंटेंस, और पार्ट मीन्स भाग। सेंटेंस का भाग होना मीन्स सेंटेंस में क्या चीजें होंगी? शब्द होंगे। तो शब्द के सेंटेंस के भाग में शब्द, अलग अलग शब्द, और वही अलग अलग शब्दों को अलग जो है बांट देना, तो आपका क्या कहलाएगा? पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं आपके कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो प्यारे बच्चों आपके जो पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या होती है 8 भागों में हमने लिखे हुए, 8 भागों में विभक्त किया गया है। मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच की जो संख्या होती है वो पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच कौन है जो आपका जो है जिससे मिल करके पार्ट ऑफ स्पीच बना हुआ होता है। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए आपका 8 पार्ट ऑफ स्पीच लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। पहला आपका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन मीन्स आपका संज्ञा। इसे आप प्राइमरी से, इन सारी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आप प्राइमरी से अध्ययन करते शुरू प्राइमरी से अध्ययन करना शुरू कर दिए थे। मीन्स आप 6ठी क्लास से जो है पार्ट ऑफ स्पीच आपको पढ़ाया जाना शुरू हो जाता है। आजकल के बच्चे तो जो है 6ठी क्लास से क्या जो है 3 4 में रहते हैं तभी सब पार्ट ऑफ स्पीच इन्हें सिखाया जाने लगा है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो पहला पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो आपका क्या है? नाउन है। नाउन मीन्स आपका संज्ञा हो गया। दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है? प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स हो गया सर्वनाम। और तीसरा हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। और चौथा हो गया वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। और पांचवा हो गया एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स आपका क्रिया विशेषण हो गया। प्रीपोजिशन छठा आपका हो गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मीन्स संबंध बोधक हो गया। कंजक्शन। कंजक्शन मीन्स हो जाएगा समुच्चय बोधक। और 8वां पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या है? विस्मयादि बोधक मीन्स इंटरजेक्शन। तो प्यारे बच्चों इन सभी के नाम को आप एकदम बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि अगर आपको नाम नहीं तैयार होगा तो समस्या हो जाएगी। इसलिए इन सभी पार्ट ऑफ स्पीच के नाम आपके दिमाग में एकदम कंठस्थ होने चाहिए। और नाम ही नहीं, इसकी हिंदी भी आपके दिमाग में कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि जब इसके डिफिनेशन समझाएंगे तो इसकी हिंदी की जरूरत पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों इसलिए इनके नाम और हिंदी जो है दोनों तैयार रखेंगे। अब उसके बाद एक नोट के पॉइंट को हमने लिखे हुए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जहां पर भी आपको नोट के पॉइंट दिखे तो समझ जाना कि वो इंपॉर्टेंट है। तो अब नोट के पॉइंट में हमने लिखे हुए हैं डबल पार्ट ऑफ स्पीच। एक तो होता है आपका पार्ट ऑफ स्पीच होता है जिसके बारे में हमने बता दिए हुए हैं, सारे आपके क्या होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। अब डबल पार्ट ऑफ स्पीच कभी भी आपके एग्जाम में यहां तो नहीं पूछेगा, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है कि डबल पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों वर्ब के पार्टिसिपल, जेरेंड तथा इंफिनिटिव रूप। वर्ब के
इसके तीन अतिरिक्त रूप हो सकते हैं। वो होता है आपका पार्टिसिपल, वर्ब से पार्टिसिपल बन सकता है, जेरेंड बन सकता है, इन्फिनेटिव बन सकता है, और इन्हीं तीनों रूपों को डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ये जो आपका पार्टिसिपल होता है, जेरेंड होता है या इन्फिनेटिव होता है, इन्हीं को क्या बोलते हैं? डबल पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वर्ब के अलावा नाउन अथवा एडजेक्टिव का भी कार्य करते हैं। ये मिल करके जो है किसका काम करेंगे? मीन्स पार्टिसिपल हो जाएगा, जिरेंड हो जाएगा या इन्फिनिटिव हो जाएगा। ये किसके काम करने लगते हैं? नाउन एवं एडजेक्टिव के भी कार्य करने लगते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। बस मोटा मोटी आपको दिमाग में बस इतना बना के रखना है कि अगर कभी भी कोई आपसे पूछ दे कि डबल पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए पार्टिसिपल होता है, जिरेंड होता है, इन्फिनिटिव आपका डबल पार्ट ऑफ स्पीच होता है। तो प्यारे बच्चों, ये तो हो गया पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी हो गई कि आपके पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कितने होते हैं। अब हम लोग एक एक जो आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच थे, इनके बारे में एक एक करके अध्ययन कर लेते हैं। इस क्लास में जो है हम थोड़ा सा एकदम शॉर्ट समरी बताएंगे, क्योंकि इसके बाद वाली क्लास में एक एक टॉपिक को लेकर के मींस नाउन के बारे में पूरी क्लास लेंगे, फिर उसके बाद जो है प्रोनाउन के बारे में पूरी क्लास लेंगे, एडजेक्टिव के बारे में पूरी क्लास लेंगे, आपकी पूरी क्लास लेंगे। आज हम लोग केवल थोड़ा सा ऊपर ऊपर से समझ जाते हैं कि ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इनकी थोड़ा सा डेफिनेशन जान जाते हैं। तो जल्दी से चलते हैं, हम लोग नाउन के पोर्शन पे चलते हैं, देखते हैं नाउन क्या होता है। यहाँ पर देखिए आपको नाउन दिख रहा होगा, जल्दी से हम लोग थोड़ा थोड़ा सिर्फ इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, जिससे आपको पता हो, बस इतनी इंफॉर्मेशन लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपकी नाउन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य अथवा अवस्था के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की डेफिनेशन क्या होगी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य अथवा अवस्था के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आप लोग केवल कह देते हो कि व्यक्ति कह देते हो, वस्तु कह देते हो, स्थान कह देते हो। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, डायरेक्ट आप लोग इतना ही कहते हो। तो आपको दो तीन चीजें और जोड़नी है, गुण हो गया, कार्य हो गया, अवस्था हो गया। इन्हें क्यों जुड़वाते हैं, जब इसकी पूरी डिटेल क्लास लेंगे तब आपको पूरी तरह से बताएंगे कि उन्हें क्यों जुड़ाते हैं। ये आपकी डेफिनेशन क्यों पूर्ण डेफिनेशन नहीं होती है जो आप जानते थे। तो इसको इंग्लिश में क्या बोल देंगे? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, वर्क और स्टेट। स्टेट मींस कंडीशन। तो इन्हीं के जो है, जो आपने हिंदी लिखा हुआ था उसी का केवल हमने क्या कर दिया? ट्रांसलेट कर दिए हुए हैं इंग्लिश में। तो क्या हो गया? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, वर्क और स्टेट। ये हो गया आपका नाउन की डेफिनेशन हो गई। तो प्यारे बच्चों, नाउन की डेफिनेशन में क्या करना है आपको? आप जो है जब एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और एक तरह से कह सकते हो, जितनी भी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, मीन्स जो भी आपका जिसका भी नाम होता है वही आपका नाउन होता है। जैसे हमने कह दिया राहुल, राहुल मीन्स क्या हो गया? एक पर्सन हो गया। मीन्स आपने क्या कहा? किसी व्यक्ति कहा ना, तो पर्सन में आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। पर्सन में राहुल हो गया, तो उदाहरण में हमने पहले राहुल रख दिए। उसके बाद प्लेस, जैसे हमने आगरा बोला, दूसरा जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जो हमने आगरा लिखा हुआ है, तो अगर हमने प्लेस बोला कोई स्थान, तो आगरा स्थान है ना, तो आगरा स्थान है तो आपका क्या हो जाएगा? ए भी नाउन हो जाएगा। ए पर्सन, प्लेस हो गया। थिंग, जैसे फैन हो गया, टेबल हो गया, ये सभी क्या हो जाएंगी? थिंग हो जाएंगी। ये वस्तु है, चीज है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? थिंग हो जाएगा। अब उसके बाद जो है क्वालिटी, वर्क, स्टेट, इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करना। क्वालिटी की बात हो रही, गुण की बात हो रही, जैसे हमने कहा काइंडनेस, दयालुता, काइंडनेस हमने बोला, दयालुता बोला, तो ये आपकी ये क्वालिटी है ना, गुण है ना, क्वालिटी है जो है, तो आपका एक स्टेट भी कर सकते हो। क्वालिटी है तो क्वालिटी है तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्वालिटी वाले सेक्शन में आ जाएगा। बुद्धिमत्ता, विजडम, विजडम भी आपकी बुद्धिमत्ता भी क्या है? क्वालिटी है, तो इसलिए ये भी जो है क्वालिटी वाले सेक्शन में आ जाएगा। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मीन्स होता है क्या? स्टेट होता है, एक अवस्था होती है। चाइल्डहुड जो बचपन की अवस्था होती है, तो एक बचपन की अवस्था है वो, है ना, तो अवस्था है तो सिंपल सी बात है, उसे किस में डालेंगे? स्टेट वाले में, मीन्स कंडीशन वाले उसे स्थिति में डालेंगे, तो आपका स्टेट या कंडीशन में हो जाएगा। तो इसलिए नाउन की डेफिनेशन तभी पूर्ण होती है जब उसके साथ कार्य, अवस्था और गुण को जोड़ते हैं, तभी नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? कंप्लीट होती है। तो पहले ये हो गया नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। डिटेल इंफॉर्मेशन इसकी जब एक एक करके क्लास लेंगे, कल से जब नाउन के बारे में लेके चलेंगे तब डिटेल क्लास लेंगे, ठीक है? तो कल से आपकी क्लास में पूरा डिटेल चलेगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे की तरफ, बढ़ते हैं प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने नाउन के बारे में अध्ययन कर लिया, तो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रोनाउन के बारे में, देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन के बारे में हम लोग जल्दी से इस टॉपिक को शुरू करते हैं। यहाँ पर जब हम लोग प्रोनाउन पे चलेंगे तो हम लोग देखते हैं पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है।
तो आपने जैसे सीखा हुआ है, इसका नाम क्या है? सर्वनाम, सबका नाम। सबका नाम जो है सर्वनाम आपका क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। अब इसकी जब हम लोग डिफिनेशन पे चलते हैं, डिफिनेशन देखिए, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। मीन्स प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन के स्थान पे प्रयुक्त किया जाए उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। मीन्स जहां पर नाउन प्रयोग किया जाता है उसके स्थान प्रोनाउन का प्रयोग, उसके स्थान पे जो प्रयुक्त हो सकता है वही क्या हो सकता है? जो है आपका प्रोनाउन हो जाएगा। मीन्स आप इसमें खुद देख रहे होंगे प्रोनाउन, मीन्स जो है नाउन तो इसमें जुड़ा हुआ है, मीन्स इसका कुछ ना कुछ तो नाउन से रिश्ता जरूर है, इसीलिए इसके साथ नाउन जुड़ा हुआ है। तो इसलिए रिश्ता क्या है कि यह जो है उसके स्थान पे प्रयुक्त होता है। मीन्स नाउन के स्थान पे जो प्रयुक्त हो वही क्या आपका क्या होता है? प्रोनाउन होता है। जैसे हमने इसमें लिख दिए हुए एग्जाम्पल में ही, सी, इट, दे, यू, etc, ये सभी क्या हो गए? प्रोनाउन हो गए। लेकिन एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, कि उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि इस प्रकार से प्रोनाउन आपका होता है। जैसे हमने लिखा मोहन वेंट टू मार्केट, मोहन बाजार को गया। ही बॉट 2 kg मैंगो, वह 2 किलो क्या खरीदा? आम खरीदा। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर बात समझने की कोशिश करना। पहले वाक्य में हमने लिखा हुआ है मोहन वेंट टू मार्केट, मोहन बाजार को गया। अब दूसरे वाक्य में जो हमने लिखा हुआ ही बॉट 2 kg मैंगो, वह 2 किलो आम खरीदा। तो अब जो है मोहन के स्थान पे ही का प्रयोग किए हुए ना, ही का प्रयोग कहाँ किए हुए हैं? मोहन के स्थान पे। भैया कौन 2 किलो आम खरीदा हुआ है? ये मोहन ही 2 किलो आम खरीद लिया हुआ है ना। 2 किलो आम मोहन खरीदा हुआ है, तो इसलिए मोहन के स्थान पे आपने ही का प्रयोग किया, तो ही का प्रयोग किए तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया कि नाउन के स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन आपके कहलाते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपने एक बेहतर एग्जांपल के माध्यम से देख लिए कि किस तरह से ये आपका क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। तो मोहन वेंट टू मार्केट, ही बॉट 2 kg मैंगो, तो ही क्या हो गया? आपका प्रोनाउन हो गया। तो प्यार बच्चों ये आपका था प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग बढ़ते हैं जो है अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। और एडजेक्टिव के बारे में चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, चैनल पे नए हैं तो प्यार बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और क्लास 9 10 के सभी बच्चों तक वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा। प्यार बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं एडजेक्टिव की तरफ। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो जल्दी से हम लोग एडजेक्टिव के बारे में देखते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? इसकी डिफिनेशन देखते हैं। विशेषण वे शब्द हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इनका क्या काम होता है? एडजेक्टिव का काम क्या होता है कि यह जो संज्ञा, जो नाउन और प्रोनाउन होता है उसको क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। ये काम हो गया एडजेक्टिव का काम हो गया। ठीक है, तो एडजेक्टिव वैसे भी विशेषण, विशेषण हिंदी में से इसे विशेषण बोलते हैं। विशेषण मींस विशेषता बताने वाला, और विशेषण विशेषता किसको बताएगा? इसके पहले दुट अभी हुए हैं, ये तीसरे नंबर पे आ रहा है ना, तो इसके पहले दुट हुए हैं तो उन्हीं दोनों का जो है विशेषता बताएगा ना। तो अभी जो आने वाले हैं उसकी विशेषता तो नहीं बताएगा ना भैया। जो लड़का पैदा हो गया है तो उसे इसके जो पैदा होने वाला है उसी की विशेषता बताएगा ना। ये नहीं कि जो भविष्य में पैदा होगा उसको की विशेषता बताने लगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वही बात है, यहाँ पर भी वही बात है कि मीन्स दो चीजें अभी तक हो चुकी है, तो मीन्स एक किसकी विशेषता बताएगा? दो चीजें किसके बारे में हो चुकी है? नाउन प्रोनाउन के बारे में हो चुकी है। तो एडजेक्टिव मॉडिफाई किसको करता है? एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, मीन्स उसमें विशेषता बताता है। तो इसके प्यारे बच्चों इंग्लिश में डिफिनेशन क्या हो जाएगी? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसको मॉडिफाई करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, कि आपको उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। भैया एग्जांपल हमने क्या लिखा हुआ, जल्दी से एग्जांपल को देखिए। पूजा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, पूजा कैसी लड़की है? एक सुंदर लड़की है। तो भैया गर्ल क्या हो गया? गर्ल नाउन हो गया। गर्ल आपका लड़की क्या हो गया? नाउन हो गया। लेकिन लड़कियां कैसी है? लड़कियां सुंदर लड़की है। तो लड़कियां की विशेषता भैया क्या हो गई? कुछ सुंदर है, तो सुंदर हो गई ना, तो विशेषता गर्ल की विशेषता हो गई, सुंदर हो गई। तो भैया ये ब्यूटीफुल का हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा। काहे हो गया? क्योंकि ये गर्ल की विशेषता बताया, उस लड़किया की विशेषता बताया। ठीक है, लड़किया की विशेषता बताया तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हमने दूसरा लिखा, रागिनी ड्रिंक्स कोल्ड वाटर, रागिनी पीती है कैसा? ठंडा पानी पीती है। कोल्ड मीन्स ठंडा ही होता है ना, गर्म तो नहीं होता ना। ठीक है, तो रागिनी कैसा पानी पीती है? ठंडा पानी पीती है। तो भैया वाटर हो गया, नाउन हो गया, और पानी की विशेषता कैसे है? पनिया कैसा है? ठंडा पनिया है ना। तो ठंडा पनिया है तो मीन्स उसकी पानी की विशेषता हो गई, तो पानी की विशेषता हो गई तो कोल्ड क्या हो जाएगा? आपका एडजेक्टिव हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं आपको एडजेक्टिव के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यह क्या करता है, सिंपल सा काम एडजेक्टिव का होता है कि यह नाउन प्रोनाउन की क्या करता है, विशेषता बताता है। उसके अलावा एडजेक्टिव के कोई काम, कोई भूमिका नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों एडजेक्टिव के बारे में आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं वर्ब के बारे में, चलते हैं एडजेक्टिव के बाद वर्ब के बारे में देखते हैं कि आपका वर्ब क्या होता है, इसके बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए आपका वर्ब दिया हुआ है, तो वर्ब के बारे में पहले हम लोग इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके एग्जाम्पल पे चलेंगे। तो वर्ब की डिफिनीशन क्या हो जाएगी, क्रिया वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संबंध में कुछ बताते हुए काम के करने या होने का भाव प्रकट होता है। सिंपल से बात इतना समझोगे, इतनी बड़ी डिफिनीशन के चक्कर में ना पड़ोगे। सिंपल से, जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वही आपकी वर्ब कहलाती है, वही आपकी क्रिया कहलाती है। बस इतना ध्यान दोगे, जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जा रहा है वही शब्द आपका क्या होगा, वर्ब होगी, क्रिया होगी। अब भैया इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग, जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में कुछ कहने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो गया, जो है वर्ब क्या हो गया कि वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग, मींस जो है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वही आपका क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब जो है अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपके दिमाग में घुसा देंगे, ठीक है, बस उदाहरण के माध्यम से घुसाएंगे। अगर जो है आपको डिफिनीशन नहीं समझ में आएगा, लेकिन घुसाएंगे जरूर आपके दिमाग में। तो भैया दो एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है, आई गेव हिम अ बुक, मींस मैंने उसे एक पुस्तक दिया। आई गेव हिम, मैंने उसे दिया, अ बुक मींस एक पुस्तक, मैंने उसे एक पुस्तक दिया। तो अब जो है गेम ने क्या किया है, देने का काम किया है ना, मींस इसी के द्वारा कार्य करने का जो है होने का भाव प्रकट हो रहा है ना। इस आई हिम अ बुक, सबका रिलेशन किसके द्वारा जुड़ा है, गेव के द्वारा, मींस देने के द्वारा ही काम हो रहा है। तो काम देने के द्वारा हो रहा है, तो गेव आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, क्योंकि वही सारा काम किया, उसी के माध्यम से सारा एक्शन हुआ, एक्शन मींस कार्य हुआ, तो आपका वर्ब कौन सा हो जाएगा, गेव आपका वर्ब हो जाएगा। दूसरा भैया हमने लिखा हुआ है, शिवांगी लव्स मी, शिवांगी हमको क्या करती है, प्रेम करती है। तो शिवांगी भैया हमको प्रेम करती है, तो आप बताओ आप लोग क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे ना। तो इसलिए यहाँ पर उसका नहीं मतलब है भैया, यहाँ मतलब है कि शिवांगी हमको प्रेम करती है। शिवांगी और मी के बीच में क्या संबंध है, लव करने का संबंध है, प्रेम करने का संबंध है ना। तो प्रेम करने का भैया संबंध है, तो ये लव क्या हो जाएगा, ये लव आपका वर्ब हो जाएगा, क्योंकि शिवांगी और मी के बीच संबंध किसने दिखाया, मींस एक्शन किसने करवाया, कार्य किसने करवाया, कार्य आपका जो है लव ने करवाया, मींस प्रेम ने करवाया, तो प्रेम आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वर्ब हो जाएगा। तो वर्ब क्या कर, वर्ब का मेन जो है मुख्य आप रूप जिससे देखोगे तो वर्ब का एक्शन क्या कार्य होता है, एक्शन। एक्शन मींस जो है जो कार्य होता है, जो इसमें जो है जो भी कार्य होंगे, जो भी हरकतें होंगी, वो वर्ब के माध्यम से होती हैं। बस इस चीज को दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लो, फिर उसके बाद आपको कोई समस्या, प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका वर्ब के बारे में। अभी बेसिक डिफिनेशन चल रहे हैं, बेसिक इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल अध्ययन करेंगे हम लोग, एक एक करके पूरा डिटेल अध्ययन करेंगे। आप लोग इसके लिए परेशान ना होइए, पूरी क्लास इसकी चलाएंगे, 10-12 दिन क्लास चलेगी आपकी, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच की, आपको उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका वर्ब का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग चलते हैं एडवर्ब की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं एडवर्ब क्या होता है, या कि जो है एडवर्ब के बारे में पूरी डिटेल जो है हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका दिया हुआ है एडवर्ब। एडवर्ब मींस होता है क्रिया विशेषण। तो हालांकि भैया इसके नमवा से आपने देख लिया होगा क्रिया विशेषण, इसका हिंदी क्या नाम है, क्रिया विशेषण। मींस कहीं ना कहीं यह विशेषता बताएगा, किसकी, क्रिया की विशेषता बताएगा। एक बात तो क्लियर हो गया कि एडवर्ब क्रिया की विशेषता बताएगा ही, क्योंकि इसके नाम में ही छिपा हुआ है, क्या नाम में छुपा, क्रिया छुपा हुआ है, तो क्रिया विशेषण हो गया। एक बात तो आपने क्लियर कर लिया कि यह क्रिया की विशेषता बताएगा, लेकिन दूसरी बात हम कहते हैं यह क्रिया की नहीं विशेषता बताता है, यह सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताएगा। एडवर्ब जो होता है वो सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है, छोड़ता किसको है, नाउन को छोड़ेगा, प्रोनाउन को छोड़ेगा और इंटरजेक्शन को छोड़ेगा। नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन को छोड़ करके एडवर्ब सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है। और नाउन प्रोनाउन को क्यों छोड़ता है, क्योंकि एडजेक्टिव उनकी पहली विशेषता बता चुका होता है, एडजेक्टिव उनकी पहले ही विशेषता बता चुका हुआ होता है, तो इसलिए वह नाउन प्रोनाउन को क्या कर देता है, छोड़ देता है, नाउन प्रोनाउन के पास नहीं जाता है। भैया एक बार ब्याह हो गया है तो दोबारा ब्याह करोगे, नहीं करोगे ना। तो नाउन प्रोनाउन का समझो ब्याह हो गया है तो इसलिए दोबारा नहीं करेगा, लेकिन जो है और
और बाकी पार्ट ऑफ स्पीच का नहीं हुआ है तो उसका ब्याह किससे होगा, एडवर्ब के साथ होगा। तो वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लॉजिक निकल जाएगा क्या, कि एडवर्ब सभी पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करेगा, लेकिन छोड़ेगा किसको, नाउन को छोड़ेगा, प्रोनाउन को छोड़ेगा और इंटरजेक्शन को छोड़ेगा। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन हमने वही लिखा हुआ है, एडवर्ब वे शब्द हैं जो नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़ करके अन्य सभी पार्ट ऑफ स्पीच की क्या करता है, विशेषता प्रकट करते हैं। मींस एडवर्ब वे शब्द हो गए जो सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता प्रकट करेगा, एक्सेप्ट सिवाय किसके सिवाय, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन किस लिए छोड़ जाता है, क्योंकि उसकी कोई अहमियत ही नहीं होती है। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में डिफिनेशन क्या देख लेते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज एवरी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट अ नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। मींस जो है एक्सेप्ट मींस होता है सिवाय। एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो सभी पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है, सिवाय किसके सिवाय, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन के सिवाय सभी पार्ट ऑफ स्पीच के क्या करता है, विशेषता बताता है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, और अच्छे से ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। कुछ उदाहरण के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने लिखा, ही राइट्स करेक्टली, वह लिखता है, कैसे लिखता है, एकदम करेक्टली मतलब एकदम सही सही लिखता है। तो अब लिखना, राइट क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। अब इस वर्ब को मॉडिफाई किसने किया, कि करेक्टली में सही सही लिख रहे हैं ना, राइट मींस हो गया लिखना, लेकिन लिख कैसे रहे, एकदम करेक्टली एकदम सही सही लिख रहे हैं। तो मींस इस राइट को मॉडिफाई किया। राइट आपका क्या था, वर्ब था, राइट मींस वर्ब था ना, तो वर्ब को मॉडिफाई किया तो ये क्या हो जाएगा आपका, करेक्टली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अब दूसरा वाक्य यहां पर देखिए, रेखा इज अ वेरी गुड गर्ल। रेखा इज अ वेरी गुड गर्ल। रेखा कैसी लड़की, एक बहुत अच्छी लड़की है। अब बात समझने की कोशिश करना, गुड आपका क्या था, गुड एडजेक्टिव था, लेकिन गुड भी कैसी है, बहुत ही अच्छी है। लड़कियां जो है, रेखा जो है, वो छोटवार मोटवार अच्छी नहीं, बहुत ही अच्छी है। तो गुड होता तो छोटवार मोटवार अच्छी होती, लेकिन बेरी लग गया तो बेरी की वजह से क्या हो गई, बहुत ही अच्छी हो गई। तो क्या हो जाएगा, ये गुड को वेरीफाई किसने किया, मॉडिफाई किसने किया, बेरी ने किया ना। गुड आपका क्या था, एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव को मॉडिफाई किसने किया, बेरी ने किया। तो इसलिए बेरी आपका क्या हो जाएगा, बेरी आपका जो है ये क्या कौन सा हो, एडवर्ब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया। ठीक है, सुंदर मींस कितनी सुंदर, बहुत सुंदर है, तो इसलिए बहुत क्या हो गया, सुंदर को मॉडिफाई किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका एडवर्ब हो गया, इसलिए बेरी आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका एडवर्ब का कॉन्सेप्ट था। तो अब हम लोग चलेंगे अगले जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे चलेंगे। अगला पार्ट ऑफ स्पीच आपका आता है प्रीपोजिशन। यहां पर देखिए आपका प्रीपोजिशन दिया हुआ है, इसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं संबंध बोधक। आपने इसके नाम से पता हो गया होगा कि ये रिलेशन बताएगा, संबंध बताएगा, और संबंध किसके बीच में बताएगा, कैसे बताएगा। हम लोग इसकी डिफिनेशन देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर के, इस बात को एकदम दिमाग में गठियाते चलना, समझते चलना। हम क्या बोल रहे हैं, प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से प्रकट करता है। मीन्स किसी नाउन प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन प्रोनाउन से प्रकट करने का काम कौन करता है, प्रीपोजिशन काम करता है। प्रीपोजिशन, पोजिशन मीन्स होता है स्थिति, प्रीमिस पहले, पहले की स्थिति मीन्स किसी के पहले आकर के उसका संबंध दूसरे से बताएगा। संबंध बोधक नमो है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, संबंध बोधक, जो संबंध दिखा रहा होगा। और संबंध किससे दिखाएगा, नाउन प्रोनाउन जो वाक्य में आया हुआ होगा उसी का संबंध दूसरे उसी वाक्य में किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन से संबंध दिखाएगा। तो वही आपका क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, प्रीपोजिशन किसी नाउन प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर के उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य नाउन प्रोनाउन से क्या करता है, प्रकट करता है। अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से चलते हैं, कुछ उदाहरण देते हैं, तो आपको और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा कि प्रीपोजिशन क्या होता है। जैसे हमने दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, दी बुक इज ऑन द टेबल, किताब कहां पर है, टेबल पर है। अब भैया बुक क्या हो गया, नाउन हो गया, और टेबल भी क्या हो गया, नाउन हो गया। इन दोनों के बीच संबंध कौन दिखा रहा, आन दिखा रहा है ना। किताबिया जो है कहां पर है, टेबलवा पे है। तो टेबलवा और जो है ये टेबलवा और बुकिया के बीच में संबंध आन में दिखा है ना, पर ने दिखा है ना। किताब जो है टेबल पर है, पर ने संबंध दिखा है ना। तो इस पर मींस पर ने संबंध दिखा है, मींस ये आन आपका क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो गया आएगा। जो दो नाउन के बीच में आकर के संबंध दिखाया हुआ है, दो नाउन कौन से हो गए, एक बुक हो गया, एक टेबल हो गया। उम्मीद करते हैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगला चलते, अगले पे चलते हैं।
आई केम फ्रॉम आगरा, मैं आया, कहां से आया? आगरा से आया। मेरे और आगरे के बीच में संबंध कौन सा है, क्या है? फ्रॉम ना से संबंध प्रकट हो रहा है ना। आई केम फ्रॉम आगरा, मैं कहां से आया? आगरा से आया। आई मीन्स ये हो गया, आई क्या हो गया आपका? प्रोनाउन हो गया, और आगरा क्या हो गया? नाउन हो गया। इस नाउन प्रोनाउन के बीच संबंध किसने दिखाया? फ्रॉम ने दिखाया, तो इसलिए फ्रॉम आपका क्या हो जाएगा? ये आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। प्रीपोजिशन का बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, या किसी नाउन प्रोनाउन के पहले आकर के उसका संबंध किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन के साथ क्या करता है? प्रकट करता है। यही मोटा मोटी प्रीपोजिशन का काम होता है। बाकी प्रीपोजिशन का जब चैप्टर लेके चलेंगे तो उसमें सारी चीजों के बारे में आपको चर्चा विस्तार से हम लोग करेंगे। तो प्यारे, ये हो गया प्रीपोजिशन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। आगे हम लोग चलते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के पहले कंजक्शन है, कंजक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और उस कंजक्शन पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और क्लास 9-10 के सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचा देना, ये आपकी जिम्मेदारी है प्यारे बच्चों। तो हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं, किसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं? कंजक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, सातवें पार्ट ऑफ स्पीच पे चलते हैं। सातवां पार्ट ऑफ स्पीच क्या है आपका? प्रीपोजिशन, कंजक्शन है। तो कंजक्शन देखिए यहाँ पर क्या होगा? कंजक्शन, जंक्शन मीन्स होता है क्या? क्या जंक्शन मीन्स कहते हैं स्टेशन, स्टेशन को जंक्शन कहते हैं ना, जहां बहुत से ट्रेनिया को आकर के जोड़ती है ना, एक ट्रेन को दूसरे ट्रेन से वहां जोड़ती है ना, उसी को जंक्शन बोलते हैं ना। तो जंक्शन मीन्स होता क्या? जोड़ना। तो इसीलिए इसे बोलते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय मीन्स आप जानते होंगे, अगर आपने जो है मैथ में भी आप समुच्चय पढ़ते होंगे, तो समुच्चय पढ़ते होंगे तो मीन्स उसमें जुड़ा हुआ होता है ना, कई उसमें जुड़े हुए होते हैं ना समुच्चय में। तो आपका हो गया समुच्चय बोधक या संयोजन। अगर समुच्चय बोधक नहीं समझ में आ रहा, संयोजन समझ लीजिए। संयोजन मीन्स होता है जोड़। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो इस कंजक्शन के माध्यम से हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जैसे इसकी पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल के माध्यम से अच्छे से समझा देंगे। हमने लिखा हुआ है कंजक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों, दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को क्या करे? जोड़े। तो इस बात को समझने की कोशिश करना, दो शब्दों को भी जोड़ सकता है, दो वाक्यों को भी जोड़ सकता है, दो उपवाक्यों को भी जोड़ सकता है। नहीं तो जो है नॉर्मली कंजक्शन के बारे में लोग यही बता देते हैं कि जो दो वाक्यों को जोड़ता है उसी को बोलते हैं कंजक्शन बोलते हैं। ये जरूरी नहीं, वो दो शब्दों को भी जोड़ सकता है, दो वाक्यों को भी जोड़ सकता है, दो उपवाक्यों को भी कंजक्शन जोड़ सकता है। तो इसलिए उस गफलत में नहीं रहेंगे कि केवल दो वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंस। मींस जो है दो शब्दों को, दो वाक्यों को, या फिर जो है ये दो उपवाक्यों को क्या करता है? जोड़ता है। यही क्या हो जाएगा? आपका कंजक्शन हो जाएगा। मींस ये जॉइनिंग वर्ड है, ऐसा शब्द जो जोड़ने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड कंजक्शन। अब हम लोग चलते हैं प्यारे, इसके उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन या दिक्कत समस्या नहीं होगी। तो इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं। हरि एंड गोपाल केम हियर। हरि एंड गोपाल, हरि हो गया और गोपाल हो गया, ये दो शब्द हैं। हरि एक नाउन हो गया, गोपाल नाउन हो गया, मीन्स दो शब्द हैं। दोनों को, हरि और गोपाल को किसने जोड़ा हुआ है? एंड ने जोड़ा हुआ है ना। हरि एंड गोपाल मीन्स हरि और गोपाल को किसने जोड़ा? एंड ने जोड़ा। तो एंड आपका क्या हो जाएगा? कंजक्शन। हरि एंड गोपाल केम हियर, हरि और गोपाल यहां आए, तो मीन्स हरि और गोपाल को जोड़ा एंड ने, तो एंड आपका क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। ये पहले आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हमने लिखा हुआ है पूजा इज टायर्ड, पूजा थक चुकी है, सो सी शुड टेक रेस्ट, इसलिए उसे आराम करना चाहिए। शुड का प्रयोग होता है चाहिए के संदर्भ में। तो पूजा इज टायर्ड, पूजा थक चुकी है, सो सी शुड टेक रेस्ट, इसलिए उसे आराम करना चाहिए। भैया पूजा इज टायर्ड एक वाक्य हो गया, और दूसरा एक उपवाक हो गया। दूसरा उपवाक क्या है? सी शुड टेक रेस्ट, उसे आराम करना चाहिए, ये दूसरा उपवाक हो गया। इन दोनों उपवाकों को किसने जोड़ा? सो ने जोड़ा हुआ है ना, तो जो बीच में सो आया हुआ है, इस शब्द ने जोड़ा हुआ है ना, सो ने जोड़ा हुआ है, तो ये सो जोड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका कंजक्शन हो जाएगा। तो सो आपका क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। कैसे? पूजा इज टायर्ड को जोड़ा और सी शुड टेक रेस्ट को जोड़ा, तो दो उपवाकों यहाँ पर जोड़े हुए हैं। तो सिंपल सी बात होगी, जो दो उपवाकों को जोड़े या फिर दो वाक्यों को जोड़े, दो शब्दों को जोड़े, वह आपका क्या होता है? कंजक्शन होता है। इसलिए नॉर्मली बोल देंगे कंजक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड, मीन्स कंजक्शन एक जोड़ने वाला क्या होता है? शब्द होता है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया कंजक्शन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम लोग अंतिम पार्ट ऑफ स्पीच पे चलते हैं, और अंतिम पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या है? इंटरजेक्शन है। इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी केवल एक जो है मूलभूत एक कह सकते हो, कभी सिर्फ जो है उसकी भूमिका बना रहे हैं।
हर जो है पार्ट ऑफ स्पीच की केवल अभी भूमिका चल रही है, इसके बारे में अभी मूवी तो बाकी है। ठीक है, अब चलते हैं इंटरजेक्शन की तरफ। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आपका इंटरजेक्शन दिया हुआ है। इंटरजेक्शन मींस होता है विस्मयादि बोधक। आप प्यारे बच्चों यहाँ पर समझने की कोशिश करना, ये विस्मयादि बोधक क्या होता है, मींस इंटरजेक्शन क्या होता है। इसकी हालांकि ज्यादा भूमिका नहीं होती है, कहीं पर इसका ज्यादा प्रयोग नहीं होता है, तो इसकी ज्यादा भूमिका नहीं होती है किसी सेंटेंस में गलत होने की, ऐसा कोई जो है एरर नहीं देते हैं कभी इस सेंटेंस से, लेकिन हम लोग को जानना जरूरी है। इंटरजेक्शन क्या होता है, विस्मयादि बोधक। आप यार तो इसमें समझने की कोशिश करना, इस जो है पार्ट ऑफ स्पीच के माध्यम से कोई भी चीज या तो ओवर हो जाती है। जैसे आपको खुशी है तो ज्यादा ही खुशी कुछ हो जाएगी, तो आपका हो सकता है इंटरजेक्शन वहां हो जाएगा। जैसे दुख है, कुछ ज्यादा ही दुख हो जाएगा, तब जो है आपका इंटरजेक्शन होगा। आश्चर्य है, हद से पार आश्चर्य हो गया है, कोई चीज जैसे मिल गई जो है आश्चर्य की बात हो गया, तो कुछ हद से पार हो जाए, तो वहां पर आपको क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। ये जो है ओवर दिखाता है, चीजों का अधिक दिखाता है। ठीक है, जैसे इसकी हमने डिफिनेशन क्या लिखे हुए हैं, इंटरजेक्शन वह शब्द है जो हृदय में अचानक उठने वाले भावों को प्रकट करता है। और अचानक उठने वाले भाव, जैसे आप हमेशा हमेशा बहुत ज्यादा खुश तो रह नहीं सकते हैं, कुछ क्षण के लिए आप खुश होते हैं ना, इसीलिए इसे कह दिए अचानक उठने वाले भाव। जैसे आपका कोई हर्ष हो गया, विस्मय, विस्मय मीन्स होता है आश्चर्य, विस्मय हो गया मीन्स, विस्मय मीन्स होता है आश्चर्य, घृणा मीन्स होता है नफरत। यहाँ आश्चर्य हमने लिख भी दिया हुआ है, जबकि विस्मय का मतलब जो है ही आश्चर्य होता है। तो मीन्स कोई आश्चर्य जो होता है वो आश्चर्य सडन होता है ना, अचानक सा होता है ना, तो हृदय में अचानक से भाव आश्चर्य को उठते हैं ना, कि पहले से जो 4 घंटा से दिमाग में बना के चल रहे हो कि यहाँ जाएंगे, आश्चर्य करना है, आश्चर्य करना है। ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना, तो इसलिए जो है पहले से अचानक से होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपका इंटरजेक्शन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, इंटरजेक्शन वह शब्द है जो हृदय में अचानक उठने वाले भावों को क्या करता है, प्रकट करता है। जैसे हर्ष हो गया, विस्मय हो गया, घृणा हो गया, आश्चर्य हो गया, इत्यादि हो गया। अब यह इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं इंग्लिश में। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशन। जो अचानक से कोई भावना, फीलिंग्स मींस कोई भाव या जो है भावना को क्या करता है, प्रकट करता है। तो यही हो गया, फीलिंग्स हो गया एंड इमोशन हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये जो है किसके बारे में जानकारी हो गई, इंटरजेक्शन के बारे में हो गया। इंटरजेक्शन क्या हो गया, कि इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशन। अब हम लोग उदाहरण के माध्यम से चलेंगे तो और अच्छे ढंग से और जो है बढ़िया ढंग से समझ में आ जाएगा, जब हम लोग इसके उदाहरण पे चलते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल पे चलेंगे। जैसे हमने लिख दिया, एलास ही इज डेड, मीन्स दुख की बात है, वह मर गया। जैसे आपने जो है, और सबसे बड़ी बात इसमें इंटरजेक्शन मार्क लगे हुए होते हैं। जैसे हमने एलास के बाद इंटरजेक्शन मार्क लगाए हुए हैं, एक खड़ी पाई उसके नीचे बिंदी, वही होता है इंटरजेक्शन मार्क होता है। ठीक है, तो अब यहाँ हो गया, एलास ही इज डेड मीन्स दुख की बात है, वह मर गया। भैया ये हमेशा तो ऐसा सोचते नहीं रहते हो कि 2-2 मिनट में दुख की बात हो, कोई मर जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। आपको आश्चर्य होता है ना, कोई मर और जाता है तो आपको आश्चर्य होता है ना। ठीक है, तो इसलिए लास्ट इज डेड क्या हो जाएगा, ये आपका इंटरजेक्शन जो सेंटेंस हो जाएगा, इंटरजेक्शन मार्क लगा हुआ भी है। हुर्रा वी हैव ओन दी मैच, खुशी की बात है, हम मैच को क्या कर लिए हुए हैं, जीत लिए हुए हैं। तो जब आप किसी मैच को जीतते हो तो अचानक से सडन सी जो है अत्यधिक खुशी होती है ना, अचानक से सडन अत्यधिक खुशी होती है, तो जाहिर सी बात है वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर आपका इंटरजेक्शन हो जाएगा। जैसे हमने लिखा, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, मीन्स वह कितनी सुंदर है। देखो इसका लिखने का तरीका भी कुछ अलग है, इसको जब इंटरजेक्शन का पूरा लेक्चर देंगे तो उसमें समझाएंगे। हाउ ब्यूटीफुल सी इज मीन्स वह कितनी सुंदर है, मतलब ऐसी सुंदरता हमने कभी नॉर्मल नहीं देखा था। जैसे सड़किया पे अगर हम चल रहे हैं और सड़किया पे जो है कटरीना कैफ दिख जाए, आलिया भट्ट दिख जाए, सोनाक्षी सिन्हा दिख जाए, ये लोग दिख जाए तो और हमको बहुत बड़ा आश्चर्य हो जाए कि मतलब इतना सुंदर कैसे देख लिए हैं, तो इतना सुंदर कैसे देख लिए हुए हैं, तो इतना सुंदर तो हम नॉर्मली देखते नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अत्यधिक हो गया, मीन्स यहाँ पर आश्चर्य हुआ, सडन भावना आई, सडन भावना आई, तो भैया यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका इंटरजेक्शन हो जाएगा, विस्मयादि बोधक हो जाएगा। तो हाउ ब्यूटीफुल सी इज क्या हो गया, आपका विस्मयादि बोधक हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये तो था पूरा लेक्चर था। हमने जो है पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आपको पहले बताया, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया, उसके बाद हमने 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा कर ली है। तो आपकी एक तरह से मोटा मोटी पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गया।
लेकिन अभी 10-12 दिन का एक एक करके क्लास सभी के लिए चलेंगे। नाउन की क्लास लेके चलेंगे, प्रोनाउन की क्लास लेके चलेंगे, उसके बारे में फिर डिटेल चर्चा करेंगे, इसके कितने प्रकार के होते हैं, क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं, उन सभी की चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। 10-12 दिन की और क्लास पे जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे चलेगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका बेसिक सा इंफॉर्मेशन हो गई सभी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई समस्या दिक्कत नहीं हुई होगी। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, और क्लास समाप्त करने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, अब आपकी ग्रामर की क्लास शुरू हो चुकी है और ग्रामर की क्लास लगातार चलती रहेगी। तो आपकी जिम्मेदारी है कि क्लास 9-10 के जो भी बच्चे हैं उन बच्चों तक वीडियो को शेयर अवश्य किया करोगे प्यारे बच्चों। सभी बच्चों तक, क्लास 9-10 और खास करके उन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक वीडियो को जरूर पहुंचाना जो बच्चे कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं। जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है उन बच्चों तक प्यारे बच्चों वीडियो को अवश्य पहुंचाने की कोशिश करना, ये आपकी जिम्मेदारी, इस चीज को आपके ऊपर छोड़ते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी अच्छे ढंग से निभा रहे हैं, इस बात को मुझे पूरी तरह से भरोसा है। तो आपकी भी जिम्मेदारी जो है, आप अपनी जिम्मेदारी पढ़ने के साथ साथ इस जिम्मेदारी को भी क्या करिए, निभाइए। तो प्यारे बच्चों इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।